नमो नमः मित्रों, तो शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर उपस्थित हूँ आपके समक्ष 2018 में जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। तो हम चलेंगे। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए, समय खराब कर बिना किए हम चलेंगे आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में आपका इलाहाबाद में स्थित है, जो यह 1994 में बना। ठीक है, इसका निर्माण वर्ष क्या है? 1994। तो इसको भी ख्याल रखेंगे, आप नोट्स बना लें, चाहे जैसे भी हो सके आप इसको देखेंगे। और बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जो रहता है उसी से बहुत हद तक क्वेश्चन आता है हर एग्ज़ाम में, जो कि आपका अभी जनवरी में 23 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। इससे पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूँ इसके संबंधित। 2020 का जो था क्वेश्चन उसको दे चुका हूँ पूर्ण रूपेण। और आज भी मैं जो भी इसका फुल सेट है इसको कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप धैर्यपूर्वक ज़रूर देखेंगे। चलिए, जहाँ भी कोई दिक्कत होगी आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट में 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से एक थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलबर्ग का था किससे? तो कोहलबर्ग का किससे था? तो कोहलबर्ग का वनमानुष से यही संबंध, सेम संबंध वनमानुष से था। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट में। चलिए, तो नेक्स्ट में करा यहाँ पर मैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में कि अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार क्या हो जाएगा बताइए? अधिगम का पठार हो जाएगा आपका अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन जो है यहाँ अधिगम का पठार हो जाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या कि द बिहेवियर ऑफ कन्वर्सन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अब बताइए इसका लेखक कौन हो जाएगा? तो लेखक हो जाएगा इनका स्किनर। स्किनर ने द बिहेवियर ऑफ कॉन्ग्रेनिज्म इस पुस्तक का निर्माण, इस पुस्तक को लिखा है उन्होंने। नेक्स्ट में चलेंगे हम 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर मैं 5 का हो जाएगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। जब आप व्यवहार को जानते हैं तो उसका प्रस्तुतिकरण क्या होगा, उसके आधार पर आपको सीखना है। चलिए नेक्स्ट में 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करा कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। तो किसने प्रस्तावित किया था, इसका हो जाएगा आपका हल। तो हल ने इसको प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट में 7 नंबर में देखेंगे। 7 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। कौन सूक्ष्म शिक्षण में विचारधारा के से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर नहीं जैसे आ जाएगा तो बिल्कुल ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा? DWLN। ठीक है ना, DWLN इन्होंने विचारधारा से, इनका विचारधारा से संबंधित नहीं है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट में 8 नंबर क्वेश्चन देंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। शिक्षण अधिगम का कौन सा स्तर नहीं है? क्या पूछ रहा है? स्तर पूछ रहा है। स्तर में क्या हो जाएगा यहाँ पर में? दूरवर्ती स्तर। दूरवर्ती स्तर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो यहाँ पर में आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मस्तिष्क उद्वेलन। मस्तिष्क उद्वेलन यह नहीं है। अब 10 में चलेंगे। 10 नंबर का है निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। अब समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। तो केवल शब्द जैसे ही प्रयोग किया, केवल शब्द के नाम से आप बिल्कुल इसमें ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट में आप चलेंगे 10 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 2 अभिभावक कथन। अभिभावक कथन जो है इसका नहीं है।
नेक्स्ट में हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है। संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पर में, तो यहाँ हो जाएगा आपका रूपक ग्राम। रूपक ग्राम शब्द जो है संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई नहीं है। नेक्स्ट में हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में, हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? हम किसी भी काम को करके सीखते हैं। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा आपका सिम्पसन, ठीक है ना। सिम्पसन जो है इन्होंने कहा कि हम करके, किसी काम को जब करते हैं तब हम सीखते हैं। नेक्स्ट में चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में, कहा कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। इसमें से शिक्षण का स्तर कौन नहीं है, तो बोध, चिंतन, स्मृति या वर्णन। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर में, तो यहाँ पर वर्णन शब्द जो है, वर्णन शब्द आपका चिंतन स्मृति नहीं है। बोध शब्द भी आपको चिंतन करना होता है, चिंतन में भी चिंतन होता है। उसके बाद स्मृति जो है, स्मृति भी बिल्कुल सही है, लेकिन वर्णन जो है आप किसी को नॉर्मल सी वर्णन कर देंगे बिना किसी सोचे विचारे, उसमें कोई चिंतन का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तो यहाँ पर वर्णन जो शब्द है यह शिक्षण का कोई स्तर नहीं है। नेक्स्ट में 15 नंबर में चलने का है कि शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, क्या होती है, तो 15 का आंसर बताइए। 15 का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा, ये सभी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, निदान की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, ये सब के सब हो जाएगा। अब चलेंगे हम 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 चलिए कह रहा है कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं की देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है, क्या निहित है, बताइए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण जो है तो इसका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट में चलेंगे 17 नंबर में, आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखते चलिए, ऑप्शन को सही से आप देखते चलिए कि कौन सा सही है, क्योंकि अधिक व्याख्यात्मक करेंगे इस पर में, अधिक इसको क्लियर करेंगे तो आपका फिर वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल जो भी क्वेश्चन सेट है इसको ख्याल करते चलेंगे, देखते चलेंगे, और नोट्स यदि बनाना कोशिश चाहें तो वो भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे 17 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है कि यहाँ पर मैं शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। किसको नहीं है भाई, बार बार नहीं का पूछ रहा है। यदि नहीं पूछ रहा है तो आप भी उसमें ध्यान रखेंगे कि नहीं पूछे तो वहाँ पर में जो सबसे निगेटिव पॉइंट हो उसी को हम देखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में, अभिभावक की पृष्ठभूमि। तो अभिभावक की पृष्ठभूमि जो है सो शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। अभिभावक की पृष्ठभूमि जो है सो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अभिभावक की बात रखें या न रखें। व्यक्तिगत भेद आपको रखना पड़ेगा कि कौन बच्चा किस स्तर का है। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर उसको भी रखना जरूरी है। विषय की विशिष्ट प्रकृति जो है यह भी आपको रखना अनिवार्य है। इसीलिए किसको नहीं रखना है, तो अभिभावक की पृष्ठभूमि। नेक्स्ट में अब चलेंगे हम 18 नंबर क्वेश्चन में। कराया कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा, कौन बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका आपका हो जाएगा जिज्ञासा की कमी। भाई जिज्ञासा की कमी जहाँ भी मतलब कम करेंगे आप बच्चा में, तो वहाँ पर में बिल्कुल वह मतलब कोई शिक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए बाल्यावस्था में जिज्ञासा बहुत होता है। बच्चा क्या पूछता है, कभी कहता है कि यह क्या है, यह आम है, यह गुठली है, यह ये है, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मतलब परेशान किया रहता है। तो जो बच्चा सोचिए कि अधिक प्रश्न करता है, समझिए कि इसका बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, आगे चल के बहुत बड़ा बनने वाला है। तो यहाँ पर में जिज्ञासा की कमी जो है बिल्कुल गलत है। अभिवृत्ति में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता, सामूहिकता की प्रबलता, ये सब सही है। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे हम। नेक्स्ट में कराया कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित कौन सा इसमें से नहीं है। यहाँ पर में हो जाएगा आपका अभिप्रेरण। अभिप्रेरण शब्द जो है, तो अभिप्रेरण शब्द यहाँ सृजनात्मकता का कोई बात नहीं बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम 20 में। कराएंगे निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। वृद्धि और विकास का कौन सा प्रथम चरण है, तो सामाजिक विकास जो है यह वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, ठीक है। चलिए सीखना एक तरह के व्यवहार का
क्या होगा? प्रसार है। सीखना एक तरह के व्यवहार का प्रसार है, ठीक है, हम उसको प्रसार करते हैं, प्रसार प्रचार। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, क्यों, किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर में आपका हो जाएगा प्रभुत अनुबंधन के लिए, प्रभुत अनुबंधन के लिए इस बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में है, क्या हो जाएगा इसका? बैटरी परीक्षण। तो यहाँ पर में आपका हो जाएगा 5 उप परीक्षण, ठीक है, भाटिया का 5 उप परीक्षण है। नेक्स्ट में से नेक्स्ट में चलेंगे 24 में करा कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो किंडरगार्टन का प्रतिपादन विधि किसने किया था? तो यहाँ पर में हो जाएगा आपका फ्रोबेल किंडरगार्टन का विधि का प्रयोग किया था, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट में संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं कौन? संकल्पनात्मक परामर्श का जन्मदाता आपका कौन हो जाएगा? तो संकल्पनात्मक परामर्श का जन्मदाता हो जाएगा विलियमसन, ठीक है ना। विलियमसन जो है यह आपका संकल्पनात्मक परामर्श का जन्मदाता है। अब 26 में चलेंगे, फटाफट करेंगे। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है कौन सा? छात्र का अवांछित व्यवहार, जो अवांछित व्यवहार है उसका सबसे ये क्या है? प्रभावी विधि। तो यहाँ पर में हो जाएगा आपका अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो 26 का 4 आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे कहाँ पर में? डायरेक्ट चलेंगे 27 पर में। कराए डिसलेक्सिया संबंधित है, तो 27 में कराए डिसलेक्सिया संबंधित किससे है? तो डिसलेक्सिया क्या होता है भाई? डिसलेख और डिसलेक्सिया, लेख मीन्स होता है लेख को पढ़ना, और उसके ग्राफिया, तो ग्राफ में ग्राफ लिखना होता है, और कैलकुलेटर करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? डिसलेक्सिया शब्द जो संबंधित है किससे है? तो पढ़ने से संबंधित समस्या है। कौन? डिसलेक्सिया। ओके, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित समस्या है। नेक्स्ट में हम चलेंगे 28 में करा है कि ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर में ब्रेल लिपि के बारे में देख लीजिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थी या श्रवण बाधित विद्यार्थी, शारीरिक रूप से विकलांगता विद्यार्थी, अस्थिबाधित विद्यार्थी। यहाँ पर में हो जाएगा आपका दृष्टिबाधित विद्यार्थी। दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो है सो ब्रेल लिपि ये दोनों किसके लिए? तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग ये दोनों किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम चलेंगे 28 के बाद 29 और 30 दो बचा हुआ है इसका पेडागोजी का। तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट का CDP जो है, तो क्या कहा यहाँ पर? CWSN का अर्थ है, CWSN का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका अर्थ आपका विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अब नेक्स्ट में देखेंगे 30 नंबर में, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि या संप्रेषण। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा आपका वृत्तिक वृद्धि जो है ये आपका परामर्श का तत्व नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट में अब यहाँ पर में आपका CDP खत्म हुआ। अब हम चलेंगे हिंदी भाषा 1, जो हर पेपर में आपका यहाँ फिक्स ही रहता है प्राय, समझिए कि हिंदी आपको फर्स्ट भाषा में लेना पड़ेगा, और यदि आप चाहेंगे तो नेक्स्ट में क्या कहता है उसको सेकेंड भाषा में आप जो भी कुछ, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, जो भी कुछ अपना अदर भाषा आप। तो यहाँ पर में हो गया आपका। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में, कहा कि चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा?
विलोम शब्द पूछ रहा है। चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा? चिरंतन का विलोम हो जाएगा आपका अविच्छिन्न, ठीक है ना। चिरंतन का विलोम हो जाता है अविच्छिन्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें हो जाएगा आपका रास्ता नापना, आकलन करना, यह जो है आपका गलत है। रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, लोहा लेना, सामना करना, सौतन के कान काटना, शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, ये सब सही है, लेकिन गलत कौन सा है? तो रास्ता नापना, आकलन करना। समझ के बाद चलिए, तो अब यहाँ पर आंसर एक हो जाएगा आपका। अब चलेंगे हम 33 में 33 में कराया कि लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इनमें से 3 सही होगा और 1 गलत होगा। बताइए क्या होगा? 33 का क्या हो जाएगा? 33 का 4 हो जाएगा। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। आ बैल मुझे क्या कर? मार, मुझे मार, बैल को मारना, यह बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उल्टा चोट कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरे पर बलना, अक्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि, आँख का अंधा नाम, नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है ना। ये सब सही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपका आ बैल मुझे मार, ये बैल को मारना, यह बिल्कुल आपका गलत होगा। अब चलेंगे हम 34 नंबर में। 34 नंबर कह रहा है कि उड्डयन, यहाँ पर में उड्डयन शब्द है। उड्डयन शब्द का क्या हो जाएगा बताइए? तो उड्डयन शब्द जो है, उड्डयन शब्द का हो जाएगा आपका उत प्लस डयन, ठीक है ना, उत प्लस डयन। ओके, चलिए नेक्स्ट में निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर में 35 का हो जाएगा आपका, 35 का हो जाएगा दृष्टा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दृष्टा शब्द जो है क्या होगा? बिल्कुल सही है। अब चलेंगे चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास होगा बताइए? चौराहा में आपका समास हो जाएगा द्विगु, ठीक है ना। तो 4 राह है ना, तो 4 राह है, तो 4 राह में आपका द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि संख्या पूर्व क्या होता है? द्विगु। तो उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट में, अंदर अंदर कराही में गुड़ पकना का अर्थ क्या हो जाए? गुप्त मंत्र ना होना, ज्ञान होना, अपने में सीमित होना, काम न आना। तो यहाँ पर में गुप्त मंत्र ना होना, 37 का हो जाएगा आपका, 37 का 1। चलिए नेक्स्ट में 38 में चलेंगे, 38 में। 38 का क्या कह रहा है? देखेंगे 38 का रहा है आपका कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो द्विगु समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो द्विगु नहीं, बहुब्री, ठीक है ना, इसमें कोई प्रधान नहीं होता है, ठीक है ना, कोई पद प्रधान यहाँ पर में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट में 39 देखेंगे। चलिए 39 में कह रहा है कि स्वर किसका भेद है? 39 में स्वर किसका भेद है?
स्वर है संधि का भेद। ठीक है, चलिए अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग। अत्याचार में अति उपसर्ग है। ठीक है, अत्याचार में अति उपसर्ग है, 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 41 में कह रहा है कि जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? तो जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? तो अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं उसे। ठीक है, चलिए अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर में आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट में उष्म वर्ण क्या है? तो क्या कहता है? सल ऊष्माणः। तो शल में कौन कौन सा आता है? श श श। ये तीनों श जो है 43 नंबर का एक, तो तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, ये आपका एक आंसर हो जाएगा श श श। ठीक है ना, उष्म वर्ण आता है। तो चलिए नेक्स्ट में मेढक का तत्सम रूप क्या होगा? मेढक का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो मेढक का तत्सम रूप हो जाएगा मंडूक। ठीक है, मंडूक भी कहते हैं मेढक को। अब कहते हैं कि दिग्गज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दिग प्लस गज, दिग्गज। गुप्त का विलोम क्या होगा? गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रकट। ठीक है ना, गुप्त का प्रकट। गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ का पूरा, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ईमानदार। ठीक है, ईमानदार, गांठ का पूरा में ईमानदार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में 47 के बाद चलेंगे 48 पर में। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 48 का लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द क्या है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द क्या है? लक्ष्य का अनेकार्थ हो जाएगा निशाना या उद्देश्य। ठीक है, निशाना या उद्देश्य लक्ष्य का अर्थ हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट में, करा कि सुधा का अनेकार्थ शब्द क्या होगा? सुधा का अनेकार्थ शब्द क्या हो जाएगा? सुधा, तो सुधा का अनेकार्थ बताइए क्या हो जाएगा? बहुत आसान शब्द है। तो अमृत पानी, याद को क्या होगा? यही होगा। चलिए अमृत और पानी, यह जो है आपका सुधा का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आँख का अंधा नाम नयन सुख, आँख की, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम का होना, इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए अब हम 50 के बाद चलेंगे 51 में। हाँ, यहाँ आपको कुछ पैसे दिए गए हैं 51 से 52 तक, 51 और 52, इसको पढ़ करके आपको 51 और 52 का आंसर करना होगा। तो आप उसको देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, ओके, चलिए पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? तो पेड़ पौधे हमें जल नहीं देते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट में पर्यावरण असंतुलित का दुष्परिणाम क्या नहीं है? तो पर्यावरण असंतुलित का दुष्परिणाम छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, यह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में कविता शिक्षण की विधि क्या है? कविता शिक्षण की विधि क्या है? तो कविता शिक्षण की विधि कौशल प्रणाली। अब हम चलेंगे 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 में कह रहा है शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो कि सही नहीं होगा। तो
और विवेचन यह जो है सो सही नहीं है। ठीक है। चलिए, यौवन का वार्धक्य, एकांकी का सर्वांगीण, लोलुप का संतुष्ट मतलब लोभ का संतुष्टि, लेकिन विश्लेषण का विवेचन जो है यह आपका बिल्कुल गलत है। तो 54 का हो जाएगा आपका 54 का आंसर 2। अब चलेंगे हम 55 में। 55 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो 55 का हो जाएगा आपका 55 का हो जाएगा कृति निकृष्ट पुरुष। ठीक है ना, कृति निकृष्ट पुरुष। चलिए, क्योंकि सबका अर्थ सेम है, अन्योन्य परस्पर। कृति मीन्स रचना, अन्यान्य मीन्स अन्य, अन्य मीन्स और कृति मीन्स निकृष्ट पुरुष। ये बिल्कुल गलत है। चलिए अब चलेंगे हम 56 में। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। मतलब उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर में 4 नंबर आंसर हो जाएगा आपका कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। आप किसी काम को करने के लिए आए हैं, हाँ, और किसी काम को करने लगे, यह आपका बिल्कुल गलत है। जो काम करने के लिए आप शुरू करें उसी काम को करते रहिए। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। तो 57 का क्या हो जाएगा आंसर 4। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य है। ठीक है। चलिए अब चलेंगे 58 में कह रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर में हो जाएगा आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। इसका हो जाएगा आपका 58 का हो जाएगा आंसर 58 का जो कम खर्च करने वाला हो उसको क्या कहते हैं, अपव्ययी। ठीक है, जो कम करने वाला हो वह अपव्ययी। मतलब यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम खर्च करने वाला यह सही है, लेकिन उसको अपव्ययी मीन्स जिसको अधिक जो खर्च करता है और जो मतलब बिना किसी काम बिना मतलब का कहीं से कहीं खर्च करता है उसी को हम अपव्ययी कहते हैं। जैसे जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। उसके बाद जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो वह क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। हाँ, तो ये सब हो गया। लेकिन 2 नंबर जो है आपका अपव्ययी, जो कम खर्च करने वाला हो, यह बिल्कुल आपका गलत होगा। अब 59 में देखेंगे कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए। यहाँ पर में हो जाएगा आपका नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। ठीक है, यह आपका बिल्कुल गलत है। उसके बाद हम चलेंगे 60 नंबर क्वेश्चन में। लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। लोकोक्ति और उसके अभिप्राय में कौन सा जोड़ा गलत है। तो काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल क्या है, तो गलत है। ठीक ना। तो क्या कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरे विपत्ति में पड़ना। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत भी बनी रहे। ओट चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। तो हम यहाँ 60 क्वेश्चन कर लिए, 30 मनोविज्ञान का और 30 हिंदी का। अब हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर में लगभग 60 क्वेश्चन इसमें किया जाएगा 91 से लेकर के। और यह क्वेश्चन जो है आपका सामाजिक अध्ययन 91 से आगे चलेगा।
ठीक है। तो 91 से 150 तक, मतलब अभी 60 क्वेश्चन है। तो इस 60 क्वेश्चन को हम करके और फिर इसको विराम करेंगे इस वीडियो को। तो अभी लगभग 60 क्वेश्चन हुआ है और 60 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आप देखेंगे, थोड़ा सा धैर्यता रखेंगे। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। तो हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो आप इस पर में ध्यान रखें थोड़ा सा। यदि नोट्स बनाए तो नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे भी हो सके, लेकिन बिल्कुल उसको करना है, समझना है, एक एक करके बार बार इसको देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बात को। 91 में 91 में कह रहा है कि पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। तो 91 का हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में यह पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा स्थित है। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 92 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। तो 92 में रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं जो है, गेहूं रोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी रोपा जाता है, चाय रोपा जाता है, रबर रोपा जाता है, लेकिन यहाँ पर में 92 का गेहूं जो है, गेहूं आपका रोपण फसल नहीं, इसीलिए 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि NATO का मुख्यालय स्थित कहाँ है। तो 93 आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ब्रुसेल्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान, उसके जो 8वीं अनुसूची हैं उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख की गई है। तो उसमें 4 भाषा, मतलब 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से, अब चलेंगे 95 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। इसमें कौन मतलब इसका प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 95 में, देखिए फटाफट क्या हो जाएगा इसका, संघात्मकता, यह संघात्मकता यह आपका नहीं है। नेक्स्ट में 96 देखेंगे। 96 कर रहा है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन है श्रव्य और दृश्य। श्रव्य दृश्य जो है सो बिल्कुल मतलब साध्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। उच्च प्राथमिक विषय में सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है, क्या हो जाएगा। तो दर्शन शास्त्र जो है सो यहाँ नहीं सम्मिलित है। राजनीति शास्त्र, इतिहास और भूगोल ये सब के सब है, लेकिन दर्शन शास्त्र नहीं है। अब देखेंगे हम, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन, जवाहरलाल नेहरू। अब देखेंगे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन उनका काम करता है, समस्त काम को। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है। तो यहाँ हो जाएगा PTBT का सदस्य है भारत। अब 101 में चलेंगे। हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है। तो यहाँ पर में हो जाएगा आपका दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है भारतीय सैनिक को, ठीक है, शांति स्थापना हेतु। अब चलेंगे हम 102 में, कह रहा है यहाँ पर में कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। तो यहाँ पर में देख लीजिए कौन सा अभिकरण नहीं है। तो एशियन बैंक नहीं है। अब देखेंगे कौन सा उर्वरक किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है। कौन सा उर्वरक किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर में हो जाएगा आपका, बताइए, कैल्शियम
अमोनियम नाइट्रेट, ये आपका इससे किसान खाद के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में एक सौ 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होती है। 1 हेक्टेयर में पानी का कुल कितना क्या मात्रा है। तो यहाँ पर मैं 1,00,000 लीटर 1,00,000 लीटर 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी में 1,00,000 लीटर पानी होता है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे कि केला का कायिक प्रवर्धन होता है। केला का कायिक प्रवर्धन होता है किससे, तो शक्कर से, ठीक है ना। केला का कायिक प्रवर्धन होता है शक्कर द्वारा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है। कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा 106। 106 का हो जाएगा आपका यूरिया। यूरिया से ये होता है। खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपरोक्त अवस्था कौन सी है। तो कौन सी अवस्था है, तो यहाँ पर मैं आपका फूल आने से पूर्व की अवस्था जो है सो फसल की पलटाई की उपरोक्त अवस्था है। नेक्स्ट में चलेंगे 8 में का फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। किस चीज़ से मापी जाती है, तो रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा चीनी का माप किया जाता है। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है, तो यहाँ पर मैं आपका फलों के रस का थक्का बनाना। ओके। नेक्स्ट में टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है। तो यहाँ पर में हो जाएगा आपका लाइकोपिन के द्वारा यहाँ पर में टमाटर का जो कलर है वह चेंज हो जाता है। नींबू का फल प्रचुर स्रोत है क्या है, तो सिट्रिक अम्ल का, ठीक है। चलिए 111 हम लोग देख लिए। अब चलेंगे 112 में कह रहा है कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है, तो यहाँ हो जाएगा आपका नागपुर में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। अब चलेंगे 13 नंबर में कि अचल स्वर कौन से हैं। अचल स्वर हो गया आपका स और प जो है यह अचल स्वर है, ठीक है। स और प क्या है, अचल स्वर है। राग यमन किस थाट से उत्पन्न है। तो राग यमन कल्याण थाट से उत्पन्न है। राग यमन कल्याण थाट से उत्पन्न है। अब हम देखेंगे 15 में संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को कहते हैं क्या, ताल, सम, लय या छंद। तो क्या कहते हैं, तो हम संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, तो लय कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में 16 नंबर में कह रहा है कि गम प नि निसा निधा प म प ग म ग किस राग का स्वर समूह है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा आपका राग विहाग का यह आपका स्वर समूह है। अब देखेंगे हम
17 में करा है झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन हैं? विजयी विश्व तिरंगा का रचयिता कौन है? तो इनका रचयिता है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ओके, चलिए नेक्स्ट में कहा है थायराइड के से निकलने वाला हार्मोन क्या है? तो थायराइड से निकलने वाला हार्मोन हो गया आपका थायरॉक्सिन। ठीक है, चलिए जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये सभी उबालना, स्ट्यूइंग और खदकाना, ये सब आपका ये है भोजन पकाने की विधि। ओके, चलिए ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? तो खमीरीकरण। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है खमीरीकरण। चलिए नेक्स्ट में 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष के आयु को हम क्या कहते हैं? तो शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था? तो यहाँ पर में हम बाल्यावस्था कहेंगे। 2 से 6 वर्ष को बिल्कुल बाल्यावस्था, क्योंकि शैशवावस्था है 0 से 2 वर्ष, किशोरावस्था है आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट में प्रौढ़ावस्था आपका ऊपर हो गया 11 से ऊपर। हाँ, और उसके बाद किशोरावस्था 11 से 15, किशोरावस्था और 15 से ऊपर आपका प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ये आपका शेड्यूल है। नेक्स्ट में 122 को देखेंगे। जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का क्या कारण है? जल प्रदूषण का कारण है ये सभी कीटनाशक, बढ़ती जनसंख्या, मनुष्य के क्रियाकलाप, ये सब आपका जल प्रदूषण का कारण है। ओके, अब चलेंगे 23 में। कहा कि 127 का शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है कि मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन हैं? सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, दीपा कर्मकार और द्युति चंद। तो यहाँ मेरे ख्याल से पीवी सिंधु, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार क्या होगा। पीवी सिंधु मेरे ख्याल से होगा। देखिए इसको कमेंट कीजिए यदि सही है तो। ठीक है, कि पीवी सिंधु मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है कि दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है 126 में देखेंगे। 126 में कह रहा है कि LSD के सेवन से क्या होता है? LSD के सेवन से क्या होता है? तो मानसिक विभ्रम पैदा होता है। व्यायाम के लाभ है। व्यायाम के क्या क्या लाभ हैं? तो यहाँ पूछ रहा है व्यायाम के क्या क्या लाभ है? फुर्तीलापन, भूख लगना, रक्त प्रवाह में वृद्धि। तो ये सभी 4 है आपको। चलिए नेक्स्ट में अब हम चलेंगे 128 में। 128 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि वृत्त आरेख उपयोगी है। वृत्त आरेख उपयोगी क्या है? तो वृत्त आरेख उपयोगी है आपका विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है 129 में सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्रक बल देता है। किस पर में बल देता है? तो यहाँ पर में आप देख लेंगे सतत आकलन पर। NCF जो है सो बिल्कुल सतत आकलन पर में बल देता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सामाजिक अध्ययन उद्देश्य है आपका उपरोक्त सभी सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, अच्छे नागरिक होना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना। ये सब के सब आपका सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है, उपरोक्त सभी। ओके, अब 131 में देखेंगे। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि
इसको करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। करके सीखना यह परियोजना कार्य का महत्वपूर्ण तरीका है। अब 132 को देखेंगे। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को क्या किया जाता है? तो यहाँ पर में सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यह आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट में, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? तो यहाँ पर में हो जाएगा आपका संबोधि, ठीक है ना, संबोधि नहीं, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को ये किया गया है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा क्या यहाँ सही है कि नहीं। तो प्रथम उपदेश यहाँ पर मेरे ख्याल से सही होगा, ठीक है। तो प्रथम उपदेश। नेक्स्ट में चलेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? तो अब 34 को देखेंगे। 34 का क्या हो जाएगा, फटाफट देखिए। समुद्रगुप्त या हर्ष, अशोक और पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो जाएगा यहाँ पर में? अशोक। अशोक का जो यहाँ अशोक के द्वारा अभिलेख से, अशोक के द्वारा जो अभिलेख है उसमें बौद्ध का जो जन्म है, बौद्ध का जन्म का पता चलता है। चलिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर में आपका हो जाएगा भीमबेटका जो है सो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अब चलेंगे 36 में, करें आत्मीय सभा की स्थापना। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अब देखेंगे हम 137 में, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ठीक है ना। तो यहाँ पर में 137 का 2 नंबर हो जाएगा। अब चलेंगे हम 137 के बाद 138 में। अब कुछ ही प्रश्न बच गया है। 138 को देखेंगे, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? बताइए फटाफट। 138 का क्या हो जाएगा? 138 का हो जाएगा आपका अकबर द्वितीय, ठीक है ना। अकबर सेकेंड जो है यह क्या था। नेक्स्ट में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया? तो यहाँ पर में हो जाएगा 1856 में आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम पारित किया गया। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अकबर। अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है। उस समय जब अकबर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना किया तो उस समय अकबर वहाँ पर में शासक, भारत का शासक था। नेक्स्ट में, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर इनका सूफी संत के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे 142 नंबर में, करें कि इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो यहाँ पर में हो जाएगा आपका अकबर। अकबर को कलंदर भी कहा जाता था, ठीक है। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो कलंदर कौन हो गया? अकबर, ठीक है। नहीं, अकबर का, उसके बाद बाबर का, हुमायूं, शाहजहां, यहाँ 3 हो जाएगा, बाबर, ठीक है ना। तो कलंदर किसको? बाबर को कहा जाता है, ठीक।
ठीक है। चलिए 143 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? किस राज्य में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो बताइए 143 का क्या हो जाएगा? तो 143 का हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में ह्रास, जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ था। ठीक है। चलिए अब कुछ ही बच गया है, लगभग 7 क्वेश्चन और बचा होगा। तो कह रहा है कि हैदराबाद रिक्त नदी पर स्थित है। हैदराबाद रिक्त नदी पर स्थित है। किस नदी पर में हैदराबाद स्थित है? तो मूसी नदी पर में हैदराबाद स्थित है। किस नदी पर में? मूसी नदी पर में हैदराबाद स्थित है। उसके बाद 45 में कह रहा है कि कोयला एक उदाहरण है। कोयला एक क्या है? कोयला एक उदाहरण है। अवसादी शैल का उदाहरण है। कोयला जो है सो अवसादी शैल का उदाहरण है। अब देखेंगे 146 में, वेदो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। वेदो ग्रह कौन कौन हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट में क्या करा? 147 में लक्षद्वीप द्वीप समूह रिक्त में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह रिक्त में स्थित है। बताइए क्या होगा? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट में 148 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? फलोद्यान किस क्षेत्र को कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान क्षेत्र किस को कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान क्षेत्र कहा जाता है। अब देखेंगे निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? तो पामीर को संसार के छत कहते हैं। संसार की छत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में 150 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा जो है, सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो अफ्रीका में स्थित है। तो इसी के साथ आपका 150 प्रश्न समाप्त हुआ 2018 का। तो फिर हम नेक्स्ट प्रश्न उत्तर लेकर के क्वेश्चन लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लेंगे, ताकि आपको भी लाभ मिले और आपके जो भी मित्र होंगे उनको भी लाभ मिल सके। ओके, धन्यवाद।